की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां सभ्यता का नामो निशान मिट चुका है। चारों तरफ तबाही, वीरानी और खामोशी का राज है। ऐसा लगता है जैसे बरसों पहले ही इस धरती से जिंदगी खत्म हो चुकी हो। लेकिन असली डर दिन में नहीं, रात के अंधेरे में जागता है। जैसे ही सूरज डूबता है, खौफनाक मॉन्स्टर्स अपने ठिकानों से बाहर निकल आते हैं। जो भी इंसान उनके सामने पड़ जाए, उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। कोई कहता है कि ये जमीन के नीचे रहते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी नाकाम वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा है। लेकिन इनकी असली सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। बस इतना तय था कि अंधेरा होने के बाद बाहर रहना मौत को खुद बुलाने के बराबर था। इसी उजड़ी हुई दुनिया में हमारी मुलाकात पॉल नाम के एक आदमी से होती है। वह एक सुनसान शहर में जरूरत का सामान तलाश रहा होता है। हर कदम बेहद सावधानी से रखता है। उसे अच्छी तरह पता है कि जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती है। तभी उसे एक घर के अंदर से दो छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत वहां पहुंचता है। घर में उन बच्चों के अलावा कोई नहीं होता। हालात देखकर पॉल समझ जाता है कि शायद उनके माता पिता इस विनाश का शिकार हो चुके हैं। वह दोनों मासूम जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। समय धीरे धीरे बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं। अब दोनों बच्चे जवान हो चुके होते हैं। बड़े बेटे का नाम थॉमस और छोटे का नाम जोसेफ है। पॉल ने उन्हें सिर्फ पाला ही नहीं, इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने का हर नियम भी सिखाया है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल था कि दिन में जितना काम करना हो कर लो, लेकिन सूरज डूबने से पहले हर हाल में घर लौट आओ। घर के चारों तरफ कई तरह के ट्रैप्स लगाए गए थे। अगर कोई मॉन्स्टर पास आए तो उन्हें पहले ही उसकी आहट मिल जाए। एक शाम पॉल हमेशा की तरह घर के बाहर खड़ा थॉमस का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद थॉमस पहाड़ी के उस पार से भागता हुआ दिखाई देता है। उसे सही सलामत देखकर पॉल राहत की सांस तो लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि थॉमस एक बार फिर देर से लौटा था। दरअसल वह पास के एक फार्म पर काम करता था, जहां उसकी मुलाकात रोज नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी वजह से थॉमस अक्सर समय का ध्यान खो बैठा था। घर लौटने के बाद तीनों रोज की तरह पूरे घर की सुरक्षा की जांच करने लगते हैं। तभी अचानक मुख्य दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। बिना एक पल गंवाए पॉल और थॉमस दौड़कर दरवाजे को अंदर से मजबूती से पकड़ लेते हैं। बाहर मौजूद चीज की ताकत इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएगी। जोसेफ भी डर जाता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि बाहर मौजूद उस जीव की हर आवाज और हर हरकत पर था। कुछ देर तक लगातार जोरदार धक्के पड़ते रहते हैं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ डरावनी खामोशी। तीनों काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि दरवाजा खोलकर बाहर झांक सके। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि फिलहाल खतरा टल गया है, वे खाना खाने बैठते हैं। खाने के दौरान पॉल थॉमस को सख्ती से समझाता है कि इस दुनिया में कुछ मिनटों की देरी भी किसी की जान ले सकती है। अगर वह दोबारा सूरज ढलने के बाद बाहर मिला तो शायद कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। इसी बीच जोसेफ माहौल हल्का करने के लिए मजाक मजाक में थॉमस को रोज के नाम से छेड़ने लगता है, लेकिन छोटी सी नोकझोंक धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। पॉल तुरंत बीच बचाव करता है और गुस्से में उन्हें समझाता है कि अगर वे आपस में ही लड़ते रहे तो बाहर के मॉन्स्टर्स से पहले खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। पॉल की बात सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। अगली सुबह पॉल सावधानी से घर से बाहर निकलता है। बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ती है, वह चौंक जाता है। लकड़ी पर गहरे पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन निशानों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रात उनके घर तक कितना खतरनाक मॉन्स्टर पहुंच गया था। पॉल बिना समय गंवाए ने लकड़ी के तख्ते लगाकर दरवाजे को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तभी जोसेफ उसे रात की एक अजीब बात बताता है। उसका कहना था कि मॉन्स्टर ने पहले काफी देर तक दरवाजे को परखा, फिर पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की। जब वह नाकाम रहा तो आखिरी बार हल्का सा धक्का देकर वहां से चला गया। जोसेफ को यकीन था कि ये जीव सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बेहद समझदार भी हैं। वे पहले हालात को समझते हैं और फिर हमला करते हैं। यह बात सुनकर पॉल की चिंता और बढ़ जाती है। अगर जोसेफ सही था तो इसका मतलब यह था कि उनका सामना सिर्फ जंगली जानवरों से नहीं बल्कि ऐसे दुश्मनों से था जो सोच समझकर शिकार करते थे। अगले दिन थॉमस हमेशा की तरह फार्म पर चला जाता है, जबकि जोसेफ घर के पीछे बनी वर्कशॉप में अपने काम में जुटा रहता है। जब पॉल वहां पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। जोसेफ पुराने इंजन, टूटे फूटे पुर्जों और कबाड़ की मदद से एक बग्गी तैयार कर रहा था। वह पॉल से कहता है कि वह हर दिन डर डर कर जीते जीते थक चुका है। उसका सपना है कि एक दिन यही गाड़ी उन्हें इस मौत से भरी दुनिया से बहुत दूर ले जाएगी। पॉल पहले बग्गी ध्यान से देखता है, फिर उसमें कुछ जरूरी बदलाव करता है। वह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन पहले 2-3 बार खांसता है, रुकता है, लेकिन फिर अचानक चल पड़ता है। बग्गी को चलते देख जोसेफ के चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद की मुस्कान लौट आती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद एक दिन वे इस खौफनाक दुनिया से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन शाम होने से पहले हुई एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिन आगे बढ़ता है। थॉमस हमेशा की तरह फार्म की तरफ निकल जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह सिर्फ अपना रोज का काम करने जा रहा है, लेकिन उसकी असली वजह रोज से मिलना होती है। दोनों को जब भी थोड़ा समय मिलता वे एक दूसरे से बातें किया
करते थे। दूसरी तरफ जोसेफ पूरे दिन अपनी बग्गी को बेहतर बनाने में लगा रहता है। पॉल घर की सुरक्षा और मजबूत करने में जुटा रहता है। हर दिन की तरह आज भी उनकी पूरी कोशिश होती है कि रात होने से पहले हर तैयारी पूरी कर ली जाए। कुछ देर बाद पॉल घर से थोड़ा दूर आसपास का इलाका देखने निकलता है। वह यह पता लगाना चाहता था कि कहीं मॉन्स्टर्स की चारों कोई नई हलचल या ताजे निशान तो नहीं मिले। काफी देर तक और नजर दौड़ाने के बाद और वह वापस घर की ओर लौट पड़ता है। उधर फार्म पर थॉमस भी अपना काम लगभग खत्म कर चुका था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। काम खत्म होने के बाद थॉमस रोज के साथ एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों इस उजड़ी हुई दुनिया के बारे में बातें करते हैं। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? ये खौफनाक मॉन्स्टर्स कहां से आए? और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। बातों बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। तभी थॉमस की नजर आसमान की ओर जाती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। यह देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह फौरन रोड से विदा लेता है और पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर जोसेफ को अचानक याद आता है कि उसे थॉमस को फार्म से लेने जाना था। वह तुरंत अपनी बग्गी लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच जब पॉल वापस घर पहुंचता है तो उसकी नजर उनके कुत्ते पर पड़ती है जो घर के बाहर खुला घूम रहा था। यह देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, कि उनका कुत्ता कभी भी अंधेरा होने से पहले बाहर नहीं छोड़ा जाता था। तब है दूसरी तरफ थॉमस जंगल के रास्ते से तेजी से भाग रहा होता है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। गिरने की वजह से उसके सिर पर जोरदार चोट लगती है। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आता कि वह कहाँ है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा दिखाई देता है। इधर जोसेफ फार्म पहुंचकर थॉमस को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता। पूरा फार्म छान मारने के बाद भी किसी को यह पता नहीं होता कि थॉमस कहाँ गया। जोसेफ की बेचैनी बढ़ने लगती है। आखिरकार वो घर लौटकर पॉल को सारी बात बता देता है। यह सुनते ही पॉल एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह जोसेफ को घर के अंदर रहने और हर दरवाजा मजबूती से बंद रखने का आदेश देता है। इसके बाद वो अपने वफादार कुत्ते को साथ लेकर तस्मेन निकल पड़ता था। उधर गड्ढे के अंदर थॉमस अपने पास रखी मशाल जलाता है। जैसे ही रोशनी फैलती है उसे दीवार के पास एक अजीब सा काला हाथ दिखाई देता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अपना छोटा चाकू निकालकर उस हाथ पर पूरी ताकत से वार कर देता है। दर्द से तड़पकर वह जीव भयानक चीख निकालता है, लेकिन उसकी वह चीख एक नई मुसीबत को जन्म दे देती है। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में सिर्फ एक नहीं, मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड छिपा बैठा हो। थॉमस अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वह खतरनाक जीव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता चला आता है। उसी समय दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। पॉल वहां पहुंच चुका था। वह बिना डरे सीधे उस पर वार करने लगता है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मॉन्स्टर भिड़ जाता है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। मौका मिलते ही पॉल गड्ढे के अंदर उतर जाता है और थॉमस को अपने पीछे कर उसकी रक्षा करने लगता है। उधर घर पर अकेला बैठा जोसेफ इंतजार करते करते कुर्सी पर झुका हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक मुख्य दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे अपने आप खिसकने लगती है। दरवाजे के छोटे से सुराख से एक लंबा काला हाथ अंदर आता है और उसका नुकीला नाखून धीरे धीरे जोसेफ के चेहरे के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। कुछ पल तक मॉन्स्टर यह यकीन करता है कि जोसेफ गहरी नींद में सो रहा है। जैसे ही वो आराम से दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, पल जोसेफ अपना जाल सक्रिय कर देता है। अगले ही क्षण छत से एक भारी लोहे का पिंजरा नीचे गिरता है और मॉन्स्टर उसके अंदर बुरी तरह फंस जाता है। तभी पता चलता है कि जोसेफ सोया ही नहीं था और वह शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था और यह पूरा जाल पहले से तैयार करके बैठा था। दूसरी तरफ पॉल थॉमस को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से अजीब हलचल सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दर्जनों मॉन्स्टर्स उनके ठीक ऊपर घूम रहे हो। पॉल तुरंत है कि वे किसी साधारण गड्ढे में नहीं, मॉन्स्टर्स के बिल के अंदर फंस चुके हैं। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी जान बचाने के लिए पॉल और थॉमस अंधेरे में बने एक कोने में छिप जाते हैं। तभी ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी गिरनी शुरू हो जाती है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि मॉन्स्टर्स जानबूझकर गड्ढे का रास्ता बंद कर रहे हैं। अंदर फंसा कोई भी इंसान दम घुटने से मर जाए। हर गुजरते पल के साथ अंदर की हवा कम होती जा रही थी और दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थॉमस घबराकर इधर उधर देखने लगता है। पॉल उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी गलती से उसकी टॉर्च की रोशनी ऊपर चली जाती है। रोशनी की चमक देखते ही ऊपर मौजूद मॉन्स्टर्स बुरी तरह भड़क उठते हैं और गड्ढे के किनारे पर जमा होने लगते हैं। हालात हाथ से निकलते देख पॉल तुरंत थॉमस को पीछे धकेल देता है और अकेले ही उन खतरनाक जीवों का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब उसे समझ आता है कि अब बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वह अपनी जेब से
एक छोटा सा विस्फोटक निकालता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका हिल उठता है। रात किसी तरह बीत जाती है। दूसरी तरफ घर में अकेला बैठा जोसेफ पूरी रात बेचैनी में गुजारता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता और भाई आखिर अब तक वापस क्यों नहीं लौटे। जैसे ही सुबह होती है वह बिना समय गंवाए अपनी बग्गी लेकर उनकी तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उनका वफादार कुत्ता मिल जाता है। कुत्ते वह उसे व्यवहार से ही जोसेफ समझ जाता है कि वह उसे किसी अहम जगह पर ले जाना चाहता है। वह उसके पीछे पीछे चलता है और कुछ देर बाद थॉमस तक पहुंच जाता है। लेकिन पॉल की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बुरी तरह घायल थे और मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। दोनों भाई किसी तरह पॉल को उठाकर बग्गी में बैठाते हैं और फौरन घर ले आते हैं। घर पहुंचते ही वे उनके घाव साफ करते हैं, पट्टियां बांधते हैं और जितना हो सकता है उनका इलाज करते हैं। धमाके की वजह से पॉल गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और कई दिनों तक बेहोश पड़े रहते हैं। इसी दौरान थॉमस की नजर घर में रखे लोहे के बड़े पिंजरे पर पड़ती है। तब जोसेफ उसे बताता है कि पिछली रात उसने एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ लिया था। यह सुनकर थॉमस हैरान रह जाता है। जोसेफ का मानना था कि अगर वे इस जीव का अध्ययन करें तो शायद उसकी कोई ऐसी कमजोरी पता चल जाए जिससे इंसानों की जान बचाई जा सके। लेकिन थॉमस इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। उसके अनुसार किसी मॉन्स्टर को जिंदा रखना खुद मौत को घर में बुलाना जैसा था। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर थॉमस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। मौका मिलते ही मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और बिस्तर के नीचे जाकर छिप जाता है। उसी समय घर का कुत्ता लगातार भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही मॉन्स्टर का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब वे डर नहीं रहा था, पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अगले ही पल वह दोनों भाइयों पर टूट पड़ता है। जोसेफ उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन उसकी रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार थॉमस अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और पूरी ताकत से उस पर वार कर देता है। एक ही वार में मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। जोसेफ उदास होकर उसकी लाश को देखता रहता है। उसका सपना था कि इस जीव से कुछ ऐसी जानकारी मिले जो भविष्य में इंसानों की मदद कर सके। अब वो मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। वो मॉन्स्टर के शरीर की बारीकी से जांच करता है और उसकी बनावट तथा कमजोरी समझने की कोशिश करता है। लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसके हाथ कोई खास सुराग नहीं लगता। उसी समय थॉमस को याद आता है कि शायद रोज के पिता के पास ऐसी दवाइयां हों जो पॉल की जान बचा सकें। दोनों भाई बेहोश पॉल को बग्गी में बैठाकर रोज की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे मदद मांगते हैं लेकिन रोज के पिता साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि उनके पास न तो पर्याप्त खाना बचा है और न ही दवा। वे अपने परिवार के अलावा किसी और की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। हाँ, अगर थॉमस चाहे तो वह उनके साथ रह सकता है क्योंकि वह पहले से उनके फार्म पर काम करता था। यह सुनकर जोसेफ चुपचाप वापस लौटने लगता है। थॉमस भी उसके पीछे आता है। दोनों के बीच फिर बहस हो जाती है। आखिरकार थॉमस वहीं रुक जाता है और जोसेफ घायल पॉल को लेकर अकेला घर लौट पड़ता है। रास्ते में जोसेफ देखता है कि फार्म के सभी जानवर बुरी तरह डरे हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह देखकर वह समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स जमीन के नीचे सुरंग बनाते हुए अब इस इलाके तक पहुंच चुके हैं। उधर रोज थॉमस की मजबूरी समझ जाती है। वह चुपके से घर से कुछ दवाइयां निकाल कर उसे दे देती है। थॉमस बिना देर किए वापस निकल पड़ता है। रास्ते में फार्म का एक आदमी बंदूक तानकर उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि थॉमस दवाइयां चुरा कर भाग रहा है। लाख समझाने के बाद भी वो उसकी बात नहीं मानता और उसे बांध देता है। लेकिन तभी अचानक धरती कांपने लगती है। अगले ही पल जमीन फटती है और उसके अंदर से कई मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। देखते ही देखते वो आदमी उन्हीं का शिकार बन जाता है। इसी दौरान रोज के घर पर भी हमला हो जाता है। मॉन्स्टर्स घर में घुसकर तबाही मचा देते हैं। रोज के माता पिता उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही पलों में दोनों अपनी जान गंवा देते हैं। अपने माता पिता को खोने के बावजूद रोज हिम्मत नहीं हारती। वह किसी तरह थॉमस को आजाद कराती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ घर पहुंचते ही जोसेफ समझ जाता है कि अब निर्णायक लड़ाई बहुत करीब है। वह पूरे घर को एक घातक जाल में बदल देता है। हर दरवाजा मजबूत करता है, फर्श के सभी सुराख बंद कर देता है, पेट्रोल और गैस सिलेंडर अलग अलग जगह रख देता है और बीच में एक विशाल फ्रीजर तैयार कर देता है। उसकी योजना बिल्कुल साफ थी, या तो आज मॉन्स्टर्स खत्म होंगे। वैसे सभी कुछ देर बाद थॉमस और रोज भी घर पहुंच जाते हैं। उसी समय पॉल को भी होश आ जाता है। हालात देखकर वह समझ जाता है कि अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। अचानक घर के नीचे की जमीन कांपने लगती है। अगले ही पल मॉन्स्टर्स सुरंग तोड़कर घर के अंदर घुसने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पॉल लगातार बंदूक से गोलियां चलाता है। थॉमस कुल्हाड़ी लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है और रोज भी बहादुरी से उनका मुकाबला करती है। लेकिन जितने मॉन्स्टर्स मारे जाते उससे कहीं ज्यादा अंदर घुस आते। यह देखकर पॉल समझ जाता है कि इस
लड़ाई को सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। वह तुरंत जोसेफ, थॉमस और रोज को फ्रीजर के अंदर छिपने का आदेश देता है। तीनों अंदर चले जाते हैं। पॉल अकेला बाहर रह जाता है। इसके बाद वह पूरे घर में फैले पेट्रोल को आग लगा देता है। अगले ही पल इतना भीषण धमाका होता है कि पूरा घर आग के विशाल गोले में बदल जाता है। विस्फोट की चपेट में आकर अधिकांश मॉन्स्टर्स वहीं जलकर खत्म हो जाते हैं। फ्रीजर के अंदर बैठे तीनों लोग जोरदार झटके महसूस करते हैं। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है, बाहर निकलते हैं। बाहर सिर्फ राख और मलबा बचा था, लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगता है जब उन्हें पॉल कहीं दिखाई नहीं देता। वे समझ जाते हैं कि उन्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। भारी मन से तीनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी राख के नीचे से एक जलता हुआ मॉन्स्टर अचानक बाहर निकल आता है। उसका शरीर पहिए की तरह घूमता हुआ उनकी बग्गी का पीछा करने लगता है। जोसेफ पूरी रफ्तार से बग्गी दौड़ाता है। रोज लगातार उस पर गोलियां चलाती रहती है, लेकिन मॉन्स्टर रुकने का नाम नहीं लेता। जब वह बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो रोज बंदूक के पिछले हिस्से से पूरी ताकत के साथ उस पर वार करती है। जोरदार चोट लगते ही उसका शरीर कई टुकड़ों में बिखर जाता है और वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो खतरा टलते ही तीनों बिना पीछे देखे वहां से बहुत दूर निकल जाते हैं। सुबह होने पर वे आखिरी बार अपने पुराने घर की तरफ देखते हैं। वहां अब सिर्फ राख बची थी, लेकिन उसी राख में पॉल की कुर्बानी हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। आखिरकार तीनों फैसला करते हैं कि अब वे इस जगह पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। आगे उनका भविष्य कैसा होगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें इतना यकीन जरूर था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं तब तक उम्मीद भी जिंदा रहेगी। इसी उम्मीद के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।